नमस्कार दोस्तों, आई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, साइड में आपको जो भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जो ब्लू कलर की जगह दिखाई दे रही है वो था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य पर मौर्यों से पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत करके मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, नंद वंश के सिर्फ दो शासकों के बारे में ही आपको याद रखना है। एक तो इसका संस्थापक शासक था जो था महापद्म नंद, और दूसरा उसका पुत्र धनानंद शासक बनता है जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अगर नंद वंश के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लगाकर 322 ईसा पूर्व तक था। जब 326 ईसा पूर्व में महापद्म नंद की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र धनानंद शासक बनता है। धनानंद के समय में मगध बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। मगध साम्राज्य की सीमा बहुत विशाल हो चुकी थी। इसकी सीमा उत्तर में व्यास नदी तक पहुंच चुकी थी। धनानंद के पास में एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी धनानंद विलासी, अत्याचारी और लालची प्रवृत्ति का शासक था। लालची होने के कारण लोगों से बहुत ज़्यादा कर वसूल करता था, लोगों पर अत्याचार करता था। इस कारण इसकी जनता इससे दुखी थी। विलासी होने के कारण राजकीय कार्यों में ध्यान नहीं देता था और इसके जो राजकीय कार्य था वो सब भ्रष्ट मंत्रियों के भरोसे चलता था। इस तरह से मगध में एक अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। मगध एक अराजकता के दौर से गुजर रहा था। अब मगध को एक नए शासक की आवश्यकता थी जो कि पूरे भारत को एक करके एक अखंड भारत के रूप में संगठित कर सके। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद इसने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। जिस समय चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उस समय चंद्रगुप्त की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। उस समय में चंद्रगुप्त की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए और मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा। अगर हम मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अगर हम शासकों की बात करें तो सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक के बाद दशरथ के बाद में संप्रति के बाद शालीसुक के बाद में देववर्मन के बाद में शतधन्वा, और जो अंतिम शासक है मौर्य साम्राज्य का वो था वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ की हत्या उसी के एक सेनापति पुष्यभूति शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी और उसकी हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस तरह से 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और 185 ईसा पूर्व में वृद्धरथ की हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास में हम सिर्फ 3 शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे। वो 3 शासक कौन कौन से हैं? उनमें पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है सम्राट अशोक। क्योंकि दोस्तों, सम्राट अशोक के बाद में कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य है वो 185 ईसा पूर्व तक जाते जाते उसका पतन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था?
340 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए कि इसका शासनकाल, तो इसका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को लेकर अनेक इतिहासकार और धार्मिक ग्रंथों से अलग अलग जानकारियां मिलती है। जैसे बौद्ध व जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जन्म एक मौर्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो कि पिपलीवन नामक क्षेत्र में शासन करता था। ये पिपलीवन कहाँ है? तो पिपलीवन है जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य कुल के प्रधान थे, वहीं पर क्षेत्रीय संघर्ष में उसके पिता की हत्या हो जाती है। तो चंद्रगुप्त के पिता थे वो मौर्य कुल से थे, इसलिए चंद्रगुप्त को मौर्य कुल से होना बताया गया है। उस समय जब इनके पिता की हत्या होती है, उस समय में चंद्रगुप्त की माता गर्भवती थी। वो अपने गर्भ में पल रहे पुत्र की जान बचाने के लिए अपने भाइयों के साथ भागकर पाटलिपुत्र में आकर रहने लगती है। वहीं चंद्रगुप्त का जन्म होता है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त का जन्म कहाँ होता है? तो चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र में होता है। चंद्रगुप्त के मामाओं ने बाद में चंद्रगुप्त को एक ग्वाले के वहाँ छोड़ देते हैं ताकि उसकी जान बची रहे। उस ग्वाले का नाम था चंद्र, और इस चंद्र नामक ग्वाले ने ही गुप्त रूप से चंद्रगुप्त को छुपाकर उसका पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया। बाद में जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तो उसे एक शिकारी को बेच दिया जाता है, और उसके बाद इसकी मुलाकात चाणक्य से होती है, और चाणक्य ने शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर चंद्रगुप्त को खरीद लेता है और अपने साथ में तक्षशिला ले जाता है। तो वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध एक शासक परिवार से था। इनके पिता का नाम नंदा था और इनकी माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त के दादा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 9 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको नवनादास कहा गया, और दूसरी पत्नी से चंद्रगुप्त के पिता नंदा का जन्म होता है। और ऐसा कहा जाता है कि नंदा के 100 पुत्र थे, जिनमें से एक था चंद्रगुप्त। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के 99 भाई थे। नवनादास और चंद्रगुप्त के पिता नंदा के बीच में नहीं बनती थी, यह आपस में सौतेले भाई थे, और ऐसे में नवनादास कहे जाने वाले 9 भाई मिलकर चंद्रगुप्त के पिता नंदा की और उनके 99 भाइयों की धोखे से हत्या कर देते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जैसे तैसे करके वहां से बचकर मगध में आ जाता है और मगध में आकर रहने लगता है, और उसके बाद उसकी मुलाकात चाणक्य से होती है। कुछ इतिहासकारों ने तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा को एक भील महिला बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। तो शूद्र कौन से ग्रंथों में कहा गया है? याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। विशाखदत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, और वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का व्यक्ति। तो चंद्रगुप्त को वृषल किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी उपन्यास है, जिसका विषय वस्तु चंद्रगुप्त के दरबार में हुए षड्यंत्रों पर आधारित है। ये जो मुद्रा राक्षस है, ये भारत का प्रथम जासूसी उपन्यास है, याद रखना। जैन और बौद्ध साहित्यों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। तो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय किसमें बताया गया है? जैन और बौद्ध साहित्यों में। चंद्रगुप्त को यूनानी साहित्यों में सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। सैंड्रोकोटस कहने वाले इतिहासकार कौन कौन हैं? तो याद रखना दोस्तों, स्ट्रैबो और जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। तो वहीं पे एंड्रोकोटस कहने वाले इतिहासकार कौन कौन हैं? तो याद रखना, प्लूटार्क और एरियन। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। और 1793 ईस्वी में सर विलियम ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो सर विलियम ने की थी। कब की थी? 1793 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और देश को मकदूनियाई दासता से मुक्त करवाया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक और भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ में कब युद्ध किया था? 305 ईसा पूर्व में। अब क्या होता है कि सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त से संधि की, और समझौते के तहत सेल्यूकस ने काबुल, हेरात, कंधार और मकरान, जिसको बलूचिस्तान भी कहते हैं, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए।
और अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कार्लेनिया भी कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। तो याद रखना, ये जो विवाह था ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। बदले में चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। याद रखना, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में कौन से राजदूत को भेजा था? तो याद रखना, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में किया है। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। इसमें इसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का विस्तृत में वर्णन किया है। मेगास्थनीज भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था। दोस्तों याद रखना, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना, मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का आकार समांतर चतुर्भुज के जैसा बताया था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर था, जिसके अवशेष आज भी पटना के कुम्हार गांव में विद्यमान है। दोस्तों याद रखना, पाटलिपुत्र के अवशेष कौन से गांव में विद्यमान है? तो पटना के कुम्हार गांव में। मेगास्थनीज ने यहाँ पर लकड़ी के बने चंद्रगुप्त मौर्य के महल की प्रशंसा की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल किस जगह है? तो पटना के पास कुम्हार गांव में। और चीनी यात्री फाहियान के अनुसार ये राजप्रासाद मानवकृति नहीं है, बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। किसके कहने पर? भद्रबाहु के कहने पर। और उसने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया। ये श्रवणबेलगोला जगह कहाँ पर है? ये कर्नाटक स्टेट में मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहीं पर चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति क्या होती है? संलेखना पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से खाना पीना त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी दुर्धरा, और दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म होता है। दूसरी पत्नी थी हेलेना। हेलेना, जिसको कार्नेलिया भी कहा जाता है, उससे उनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था जस्टिन। और तीसरी पत्नी का नाम है चंद्रनंदिनी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय में इसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में फारस, ईरान तक फैला हुआ था। और इसके बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसे पाने के लिए अंग्रेज और मुगल भी आहे बढ़ते रह गए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर अपना साम्राज्य फैला दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य पहला मौर्य शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय हासिल की थी। और इसकी जानकारी हमें अहनानूर और मुर्नानूर नामक 2 तमिल ग्रंथों से मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें कौन से तमिल ग्रंथों से मिलती है? तो दोस्तों याद रखना, अहनानूर और मुर्नानूर। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला था। प्राचीन समय में जम्बूद्वीप भारत के लिए प्रयुक्त होता था। ये कथन किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला था? तो दोस्तों प्लूटार्क ने कहा था। किसने कहा था? प्लूटार्क ने। अब आगे दिया हुआ है दोस्तों सुदर्शन झील। दोस्तों सुदर्शन झील कहाँ है? तो सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है। कहाँ है? सौराष्ट्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जन कल्याण के कार्य करते हुए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था हेतु अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के निर्देशन में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके निर्देशन में करवाया था? तो दोस्तों याद रखना, तो अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के निर्देशन में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस बात का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। यह भारत का प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख है।
तो भारत का प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी भी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। एक बार धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में अपमानित किया था और उस समय चाणक्य ने शपथ ली थी कि जब तक वो धनानंद का अंत नहीं करेगा तब तक वह अपने केस में मतलब अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। ब्राह्मण होते हैं वो अपनी चोटी में गांठ लगाया करते हैं कि जब तक मैं धनानंद के साम्राज्य का अंत नहीं करूंगा तब तक मैं अपने केस में गांठ नहीं लगाऊंगा। दरबार से अपमानित होने के बाद जब चाणक्य तक्षशिला की तरफ जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने कुछ बालकों को खेल खेलते हुए देखा, और वो खेल कौन सा था? वो खेल था राजकीलम खेल। उनमें एक बालक राजा बना हुआ था और वो बालक कोई और नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने थोड़ी देर रुक कर देखा और उस बालक के अंदर उनको एक भावी राजा के गुण दिखाई दिए। इसलिए चाणक्य ने शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला लेके गए और तक्षशिला में अपने पास में रखकर 10 साल तक उन्हें हर तरह की शिक्षा दी। शस्त्र की, राजनीति की और कूटनीति की, हर तरह की शिक्षा देकर एक महान योद्धा के रूप में तैयार किया। और उसके बाद 322 ईसा पूर्व में अपनी एक सेना तैयार करके मगध पर अटैक किया और मगध पर अटैक करने के बाद धनानंद को मौत के घाट उतारा। इस तरह से चाणक्य का चंद्रगुप्त के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो चलिए दोस्तों, चाणक्य के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रमुख परामर्शदाता था और प्रधानमंत्री था। जब चंद्रगुप्त ने मगध को जीत लिया उसके बाद में वहां का जब वो राजा बनता है तो इनका जो मुख्य परामर्शदाता और प्रधानमंत्री कौन होता है? चाणक्य होता है। इसको चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि नामों से भी जाना जाता है। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जो कि राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ 15 खंडों में और 180 अध्यायों में विभक्त है और इसकी भाषा संस्कृत है। अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावनाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हमने आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बिंदुसार।